स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि आज हम लोग यह समझेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यानी कि व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर हम लोग 3 अलग अलग भागों में देखेंगे अलग अलग बातें। जैसे कि पहले हम लोग अर्थ समझ लेंगे कि समष्टि का अर्थ क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र की एक सही परिभाषा, सटीक परिभाषा किस प्रकार से दी जा सकती है, और उसके ऊपर अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है अपने शब्दों में। और फिर देखने वाले हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी कि कौन कौन सा फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ये हम लोग अलग अलग भागों में अध्ययन करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो को आप जरूर देखिएगा, या आपको यहाँ पर बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न भी नजर आएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग अर्थ जानते हैं। देखिए, जो समष्टि आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र एक भाग है अर्थशास्त्र का, तो हम लोग कह सकते हैं कि समष्टि का अर्थ होता है क्या भाई, बड़ा, यानी कि व्यापक, या फिर कह सकते हैं लार्ज। लेकिन ऐसे सीधे तौर पर आप एग्जाम में मत लिखिएगा, थोड़ी सी बात को जो है यानी कि अच्छे से लिखिएगा, कंटेंट को शामिल करिएगा, ताकि आपका नंबर तो कटने की संभावना समाप्त हो जाए, है ना, यानी कि अच्छा नंबर आप ला सकें। तो देखिए हमने क्या लिखा हुआ है और कैसे लिखा हुआ है। हमने लिखा कि समष्टि जिसका अंग्रेजी मैक्रो होता है, समष्टि को हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, इस ढंग से, मैक्रो, MACRO, मैक्रो। अब ये जो मैक्रो शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा के मैक्रोज शब्द से आया है, यानी कि मैक्रोज शब्द से बना है, MAKROS। ध्यान रखिएगा, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ये जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द है, और इसी मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज, यानी कि बड़ा, या फिर कह सकते हैं व्यापक। ठीक है, उसी बात को मैंने यहाँ पर अंग्रेजी से भी लिख दिया कि द वर्ड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मैक्रोज ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज विच मीन्स लार्ज, जिसका मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पर मतलब आप समझ गए होंगे कि बड़ा अर्थशास्त्र, या फिर कह सकते हैं व्यापक अर्थशास्त्र। ठीक है, आगे देखिए, हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा है अपने तरीके से, और आप चाहे तो अपने तरीके से डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद और पूरे जो कंटेंट है, पूरी जो वीडियो कंटेंट है, इसको देखने के बाद आप खुद से अभ्यास करिएगा कि ये कैसे जो है सटीक डेफिनेशन व्यष्टि अर्थशास्त्र का या फिर समष्टि अर्थशास्त्र का लिखा जा सकता है। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र को तो मैंने पहले ही वीडियो में समझा दिया है, अब समष्टि अर्थशास्त्र को आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप कंप्लीट जो है वीडियो को देखने के बाद खुद से अभ्यास एक बार जरूर कर लेना। देखिए हमने क्या लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र का वह भाग जिसमें अर्थव्यवस्था की सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब जानते हैं कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन हम लोग देखे व्यष्टि अर्थशास्त्र में, और यहाँ पर बात आया है सामूहिक इकाइयों का। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है ना, यानी कि अर्थशास्त्र का वह भाग। क्यों कह रहे हैं अर्थशास्त्र का वह भाग, क्योंकि अर्थशास्त्र के हम लोगों ने 2 भाग देखा हुआ है। एक तो हम लोगों ने समझा व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इधर हम लोग दूसरा देख रहे हैं क्या, अब समष्टि अर्थशास्त्र। तो कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र के ही 2 भाग थे, तो इसलिए हम लिख रहे हैं ऐसा डेफिनेशन कि अर्थशास्त्र का वह भाग जिसमें अर्थव्यवस्था की पूरी, यानी कि देश की या फिर कह सकते हैं पूरी अर्थव्यवस्था की सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी कि अर्थशास्त्र का वह भाग जिसमें अर्थव्यवस्था की सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, और जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, कुल राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल विनियोग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र को कुल का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र को, कुल का अर्थशास्त्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक अन्य नाम मिल गया आपको कि समष्टि अर्थशास्त्र या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग कुल का अर्थशास्त्र कहते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी बात को मैंने यहाँ पर अंग्रेजी से नोट कर दिया। क्या लिखा हुआ है कि दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच द एग्रीगेट यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी आर स्टडीड इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दैट इज यानी कि अर्थात एग्रीगेट डिमांड, यानी कि पूरे देश में डिमांड का लेवल क्या है, एग्रीगेट सप्लाई, पूरे देश में जो है पूर्ति का स्तर क्या है,
टोटल नेशनल इनकम, देश का नेशनल इनकम कितना है, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो ये सब सारा हम लोग स्टडी करते हैं अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया होगा। दैट्स वाई, और इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को, यानी कि ये अल्टरनेटिव नाम है किसका? कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है। ठीक है, हिंदी में कह रहे थे कुल का अर्थशास्त्र और अंग्रेजी में कह रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या मेंशन किया है। हमने लिखा है कि चूंकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम यह भी अध्ययन करते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार आय एवं रोजगार का निर्धारण किया जाता है, अतः समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र देखता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि पूरे देश में आय और रोजगार का निर्धारण किस ढंग से होता है, किस तरीके से होता है। यानी कि पूरे देश में जो है वो कह सकते हैं लोगों की जो है वो रोजगार का स्तर क्या है, कितने लोगों को रोजगार दिया गया, कह सकते हैं पूरे देश में कितने लोग बेरोजगार हैं, देश में जो है उत्पादन का स्तर क्या है, देश में जो है कह सकते हैं आमदनी का स्तर क्या है। मुख्य रूप से पूरे देश का अध्ययन कह सकते हैं, आर्थिक जो अध्ययन होगा पूरे देश का वो हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं इसे अंग्रेजी से। हमने क्या मेंशन किया हुआ है कि सिंस, यानी कि चूंकि इन मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में वी अल्सो स्टडी, हम यह भी अध्ययन करते हैं हाउ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड अंडर द, कह सकते हैं इंटायर इकोनॉमी, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन कैसे होता है, किस ढंग से होता है, इसका स्टडी भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में करते हैं। Therefore, macroeconomics is also called theory of income and employment। तो यहाँ से आपको समष्टि अर्थशास्त्र का एक और नाम मिल गया। हम लोग तो कुल का अर्थशास्त्र कह रहे थे या फिर इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट कह रहे थे, लेकिन एक और नाम आपको पता चल गया कि समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहेंगे, यानी कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं एक सही और सटीक डेफिनेशन जो कि अर्थशास्त्रियों ने दिया है अपने तरीके से। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार हमने क्या लिखा हुआ है? प्रोफेसर बोल्डिंग कहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है भाई? व्यक्तिगत मात्राओं के अध्ययन से नहीं है, बल्कि इन मात्राओं के समूह से है। हम लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं करते हैं। बल्कि समष्टि अर्थशास्त्र में इन्हीं व्यक्तिगत मात्राओं का जब हम कुल योग निकाल लेते हैं, यानी कि जब समूह तैयार कर लेते हैं, तो उन्हीं मात्राओं के समूह का अध्ययन हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं और व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है ना। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं है। व्यक्तिगत आय का तो अध्ययन हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में कर रहे थे, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन यहाँ पर किससे मतलब है भाई? अगर व्यक्तिगत आय से मुझे मतलब नहीं है समष्टि अर्थशास्त्र में, तो फिर मतलब किससे है? मतलब है मुझे राष्ट्रीय आय से। फिर क्या कह रहा है? तथा व्यक्तिगत उत्पादन से भी कोई मतलब नहीं मुझे, क्योंकि व्यक्तिगत उत्पादन का जो अध्ययन है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है ना, इंडिविजुअल। यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? पूरे देश में उत्पादन का स्तर क्या है, इसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं ये कि व्यक्तिगत मूल्यों से भी कोई विशेष मतलब मुझे नहीं है समष्टि अर्थशास्त्र में। तो फिर मतलब किससे है? तो मूल्य स्तर से, यानी कि जनरल प्राइस लेवल से, सामान्य मूल्य तल से। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने उसी बात को मेंशन कर दिया है अंग्रेजी से, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। मैंने लिखा क्या? प्रोफेसर जो है बोल्डिंग क्या कह रहे हैं अंग्रेजी में, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज बट द एग्रीगेट्स ऑफ दिस क्वांटिटीज, है ना। यानी कि इंडिविजुअल यूनिट से, इंडिविजुअल क्वांटिटी से मुझे कोई मतलब नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बट इनसे मतलब क्या है भाई कि इन इंडिविजुअल क्वांटिटी को अगर हम सम कर दें, अगर जोड़ दें, तो एग्रीगेट निकलेगा और उसी एग्रीगेट क्वांटिटी से ही हमें मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट इज कंसर्न नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम, हमें व्यक्तिगत आय से कोई मतलब नहीं है, बट
विथ नेशनल इनकम, लेकिन जब हम देश के सभी व्यक्तियों की इनकम को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा नेशनल इनकम, और उसी नेशनल इनकम का स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। समझ में आ गया? आगे क्या बोल रहे हैं, एंड नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट, कोई एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक फर्म के द्वारा किया गया उत्पादन से मुझे कोई मतलब नहीं है, बट हमें मतलब किससे है, कह रहे हैं बट विथ नेशनल आउटपुट, जो पूरे देश में उत्पादन का स्तर है, और पूरे देश में उत्पादन का स्तर पता लगाने के लिए इन इंडिविजुअल आउटपुट को जोड़ना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि हर एक क्षेत्र में उत्पादन का स्तर क्या है, और सभी उत्पादन के स्तर को जोड़ने के बाद मुझे पता चलेगा कि नेशनल आउटपुट कितना है, यानी कि पूरे देश में उत्पादन का स्तर क्या है। नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस, किसी एक पर्टिकुलर प्राइस या फिर किसी एक पर्टिकुलर फर्म का जो प्राइस होता है उससे हमें कोई विशेष मतलब नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बट मुझे मतलब किससे है, तो प्राइस लेवल से, यानी कि मूल्य स्तर से। तो अब चलिए एक और नया डेफिनेशन देखते हैं जो कि प्रोफेसर जे.के. मेहता ने दिया है, और यहाँ पर हमने जो है डिटेल में जो है लिखा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही मीडियम में। आप कंप्लीट जब वीडियो को देख लेंगे तो आप अपने तरीके से एक डेफिनेशन जरूर लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए हमने क्या लिखा है प्रोफेसर जे.के. मेहता के शब्दों में कि समष्टि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि रोजगार, कुल उत्पादन एवं विभिन्न साधनों के हिस्से किस तरह निर्धारित होते हैं। ये आपको पता है विभिन्न साधनों के हिस्से कहने का मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं कि उत्पादन करने के लिए विभिन्न तरह के उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि भूमि, मजदूर, पूंजी, साहसी, संगठन, कच्चे माल, आयात के साधन, अन्य बहुत तरह की चीजें मुझे चाहिए होता है उत्पादन प्रक्रिया में। तो वो सभी क्या कहलाते हैं? उत्पादन के साधन कहलाते हैं। तो उन उत्पादन के साधनों का किस प्रकार से हिस्सा या फिर उनका कीमत जो है मिलता है, इसका अध्ययन यानी कि हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया। यानी कि उन सभी साधनों की आमदनी कैसे उन्हें प्राप्त होती है, उनका जो इनकम है वो कैसे उन्हें मिलता है, या फिर उन्हें रोजगार कैसे मिलता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो यही कह रहे थे जे.के. मेहता। इसी बात को मैंने अंग्रेजी से मेंशन यहाँ पर कर दिया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट एंड द शेयर्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स आर डिटरमाइंड, कि विभिन्न साधनों के हिस्से या फिर जो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके प्राइस कैसे तय होंगे। दैट मीन्स कि कह लीजिए कि देश में जहाँ लैंड की बात कर लें, है ना, तो लैंड पर रेंट कितना जाएगा या फिर बिल्डिंग का किराया कितना जाएगा कह लीजिए। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी, हालांकि उनको जो है वो उनके काम के आधार पर, उनके योग्यता और क्षमता के आधार पर, उनकी सीमांत उपयोगिता के आधार पर, सीमांत उत्पादकता के आधार पर तय किया जाता है ना। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तियों के यानी कि या फिर मजदूरों की कीमत यानी कि कह सकते हैं मजदूरी कितनी तय होगी, पूंजी पर ब्याज कितना तय होगा, साहसी का लाभ कितना तय होगा, ये सब सारा अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। यानी कि दैट मीन्स कैसे कह सकते हैं कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट पर मेन फोकस करता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब देख लीजिए इतना जो हम लोगों ने अभी बात किया मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर में, अब ये हम लोग जानने की कोशिश तो जरूर करेंगे कि क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई अन्य नाम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर वैकल्पिक नाम हम उसे बोलेंगे, जैसे एक व्यक्ति का घर में या फिर उसके घर के परिवार के सदस्यों द्वारा कुछ और नाम से बुलाया जाता है, लेकिन स्कूल में कुछ और नाम होता है, दोस्त यार कुछ और बुलाते हैं। तो कहने का मतलब है एक व्यक्ति का जिस ढंग से अलग अलग लोग अलग अलग नाम से जानते हैं या फिर अलग अलग नाम से पुकारते हैं, उसी तरीके हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र को अलग अलग नाम दे सकते हैं। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि मैक्रो का मतलब होता है व्यापक या फिर बड़ा, ठीक है। चलिए दूसरा नाम क्या है? कुल का अर्थशास्त्र, जिसे हम इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट कह रहे थे। बहुत हाईलाइटेड नाम है, ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है एमसीक्यू में कि कुल का अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का एक और नाम है समष्टिगत अर्थशास्त्र, एक और इसका नाम है समष्टिपरक अर्थशास्त्र, और एक और नाम हम लोगों ने समझ लिया है कि आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को, यानी कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक और नाम है। तो ये 5 अलग अलग नाम हमने दिखा दिया, जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड नाम अगर हम कहें तो ये दूसरा वाला नाम है जिसे कुल का अर्थशास्त्र कह रहे थे, और ये आय एवं रोजगार का सिद्धांत यानी कि कह सकते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना।
यहाँ पर देखिए बहुत सारी विशेषताएं निकल करके आती है, वो सारा विशेषता हम डेफिनेशन से ही या फिर जो अभी तक हमने देखा वहीं से सारी चीजें हमने टू दी पॉइंट निकालेंगे। तो हम लोग विभिन्न बिंदुओं के अंदर इसकी चर्चा करते हैं। देखिए अलग अलग हमने पॉइंट्स लिए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए इसको। क्या कह रहे हैं भाई कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का समूह के रूप में अध्ययन करता है। व्यक्तिगत इकाइयों का समूह के रूप में अध्ययन करता है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं, बात समझिए, केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि व्यक्तिगत इकाइयों का समूह के रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि कुल उत्पादन, व्यक्तिगत उत्पादन नहीं, कुल उत्पादन, कुल राष्ट्रीय आय, है ना, कुल यहाँ पर कह सकते हैं रोजगार, कुल बचत, कुल निवेश यानी कि कुल इन्वेस्टमेंट। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि कुल 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 की बात हो रही है, ठंडा ठंडा कुल कुल। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र को कुल का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र को? कुल का अर्थशास्त्र। क्यों कहा जाता है? चूंकि ये हमेशा कुल उत्पादन, कुल रोजगार, कुल निवेश, कुल बचत, यही सब सारा अध्ययन करता है समष्टि अर्थशास्त्र। इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र का नाम पड़ गया है कुल का अर्थशास्त्र। ठीक है, अंग्रेजी से भी मैंने इसे मेंशन कर दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अध्ययन करता है इंडिविजुअल यूनिट्स एज अ ग्रुप, एक समूह के रूप में अध्ययन करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। यहाँ पर देखिए सच एज एग्रीगेट प्रोडक्शन यानी कि देश में उत्पादन का स्तर, है ना, टोटल यानी कि प्रोडक्शन कितना है, एग्रीगेट नेशनल इनकम, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल या फिर कुल, ध्यान रखिएगा। फिर क्या कह रहे हैं, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग करते हैं। सो वी कैन से कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट, या फिर बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ द होल। बात समझ में आ गया होगा आपको कि हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र को कुल का अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट नाम देते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या हमने लिखा यहाँ पर दूसरे पॉइंट में कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यापक आर्थिक चरों का अध्ययन करता है। ये व्यापक आर्थिक चर का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। हम लोग देख रहे थे कि देश का जो है कुल उत्पादन का स्तर, देश में कुल रोजगार का स्तर, या फिर कह सकते हैं देश में कह सकते हैं लोगों की आमदनी यानी कि राष्ट्रीय आय, ये सब सारा क्या है, व्यापक आर्थिक चर है। और ये इतने ज़्यादा यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड है ना कि थोड़ा बहुत भी एक चर में परिवर्तन आएगा तो दूसरे चरों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसलिए हमने लिखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है और इन चरों का प्रभाव इतना ही अधिक होता है कि यह पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए कि जब देश के अंदर में कोरोना का लहर फैला, है ना, तो हुआ क्या, देश में लॉकडाउन लगा दिया गया सरकार के द्वारा। ये घोषणा सरकार ने किया कि जो जहीं है भाई आप वहीं पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप देश के लिए मानवीय संसाधन है, देश में कहीं ना कहीं उत्पादन में आप हिस्सा ले रहे हैं, लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं और साथ में अपनी भी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। तो आप बचे रहिएगा तब देश का विकास संभव है। डॉक्टर, टीचर, नर्स, वकील, मजदूर, है ना, पंचर साटने वाला व्यक्ति, या फिर कह लीजिए कि अलग अलग पॉलिश, जूता पॉलिश करने वाला व्यक्ति, हर एक देश में जितने भी कारीगर या फिर जितने भी लोग होते हैं ना अलग अलग काम करने वाले, सबकी ज़रूरत है देश में। बात समझिए, सारे काम एक समान देखे जाते हैं जब हम आर्थिक रूप से बात करते हैं तो, क्योंकि ये सभी जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे होते हैं। दरअसल आर्थिक विकास का मतलब ही तो यही होता है कि हम सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो यहाँ पर कहने का मतलब है सरकार ने संसाधनों को बचाने का काम किया, भाई मानवीय संसाधन को, कहने कि जहाँ हैं आप वहीं रहिए, बाद में जब स्थितियाँ सामान्य हो जाएगी तो फिर से फैक्ट्रियाँ खुलेगी, फिर से लोगों को रोजगार दिया जाएगा, घबराइए मत, आप जहीं हैं इस वक्त वहीं पर रहिए, सेफ रहिए, है ना। तो यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया। अब हुआ क्या, उत्पादन का स्तर ठप पड़ गया। क्यों भाई, क्योंकि फैक्ट्रियों में काम नहीं हो रहे, इंडस्ट्री ठप पड़ गया, उत्पादन हो नहीं रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है, नहीं काम नहीं लोगों को मिला है, लोगों को काम नहीं मिला, इसका मतलब लोगों की आमदनी घट गई, यानी कि उत्पादन घटने से लोगों को रोजगार नहीं मिला, और रोजगार नहीं मिलने से क्या हुआ, इनकम घट गया, और इनकम घटने से देख लीजिए लोगों की मांग का स्तर कम हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये आर्थिक चर इतने ज़्यादा यानी कि एक दूसरे से लिंक है या फिर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि एक में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा ना तो पूरी अर्थव्यवस्था को हिला करके रख देता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यापक आर्थिक चरों का अध्ययन करता है और इन चरों का प्रभाव इतना ही अधिक होता है कि ये पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।
ठीक है। और व्यापक आर्थिक चरों का अध्ययन कहाँ? समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। ये तो बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए इसी बात को मैंने यहाँ पर अंग्रेजी से नोट कर दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अध्ययन करता है क्या भाई? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का स्टडी करता है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ दिस वेरिएबल्स इज सो लार्ज, बहुत बड़ा है, इन आर्थिक चरों का प्रभाव बहुत बड़ा है, दैट इट कैन अफेक्ट द इंटायर इकोनॉमी, और इसलिए ये पूरी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सभी व्यापक आर्थिक चर हैं। आगे देखिए हमने लास्ट में आखिरी विशेषता क्या नोट किया है कि समष्टि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से आय एवं रोजगार का अध्ययन करता है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मेनली स्टडीज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स मेन जो है किसका स्टडी करता है? इनकम का और एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। सो वी कैन से कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसी वजह से समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज आप इस पूरी वीडियो लेक्चर को समझ पाए होंगे अच्छे से, और जो भी बातें आप समझे इसे आप कोशिश करिएगा एक बार ईमानदारी पूर्वक अपने तरीके से लिखने का आप जरूर लिख सकते हैं। आज रखेंगे इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। तब तक आप आसपास में साफ सफाई बनाए रखिए और अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। परीक्षा बहुत नज़दीक आने वाली है और आ रही है ना, गिनती तो उल्टा शुरू हो चुका है। तो आप लोग हमेशा से कोशिश करिए कि बेहतरीन तैयारी करें, और मिलते हैं फिर से हम अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।